हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 1 मार्च 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग को लेट से ये न्यूज़पेपर मिल रहा है बिकॉज आज बहुत सारे मुद्दे थे। तो बहुत सारे मुद्दे के लिए तो बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग चलते हैं पहले हमारे मुद्दे पे। क्या है मुद्दा हमारा? कनाडा इंडिया नेगोशिएटिंग पैक्ट टू डबल ट्रेड बाई 2030 सेज कैरनी। ओके, क्या बोल रहा है कि भारत और कनाडा के बीच जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जो सेपा जिसको एग्रीमेंट मैं बहुत पहले ही पढ़ा दिया हूँ। एक होता है एफटीए, ठीक है, एफटीए होता है, ठीक है, इसमें होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसी का थोड़ा लो वर्जन जो होता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसमें भी टैरिफ कुछ हद तक टैक्सों को छूट किया जाता है कुछ सामानों तक। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे मतलब निर्यात वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सेपा के बारे में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक तो है ना, द्विपक्षीय जो बायलैटरल ट्रेड है उसको दुगना करना है, ठीक है, 2 into करना है। और समझौता 2026 के अंत तक साइन होने की संभावना है। बिकॉज क्या है कि अभी जो कल ही आए हैं आपके कनाडा के जो पीएम हैं, वो आपका कल ही भारत आए हैं, ठीक है। तो इसी मुद्दे पर इसी कारण ये मुद्दा में आया है। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट चर्चा में रहा है और इस पे बातचीत जो हुए हैं। ये क्या है? ये इंडिया कनाडा रिलेशन को रीसेट करने का संकेत दे रहा है, ठीक है। काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी समय से हाल ही में जैसे आपका खालिस्तान का मुद्दा हो गया, ये सब मुद्दे को लेकर इनके बीच टेंशन थे इंडिया और कनाडा के बीच, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं समझौते के मुख्य क्षेत्र क्या है। तो की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो देखिए, पहला तो है ट्रेड एंड इकोनॉमी। कृषि में जैसे फूड सप्लाई हो गया, ऊर्जा में ऑयल गैस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। कनाडा जो है फूड एंड एनर्जी सुपर पावर है, ठीक है। तो ये आपका सुपर पावर है कनाडा। और क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप भी किया गया है, जैसे आपका लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बैटरीज में होता है, क्लीन टेक में होगा, न्यूक्लियर सेक्टर में होगा। यह इंडिया की क्या है ना, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रणनीति से जुड़ा हुआ है। तो इस पे भी बातचीत हुआ है। और क्या है, न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी हुआ है, जैसे आपका यूरेनियम सप्लाई किया जाएगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, तो उसके लिए ये तकनीकों का संभावना बन रहा है, ठीक है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में ये मदद मिलेगा, ठीक है। फोर्थ क्या बात हुआ है हमारा? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे। तो एआई जैसे हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, डिफेंस इनोवेशन हो गया। तो इंडिया प्लस कनाडा का कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को ये दर्शाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए क्या है, भारत के लिए क्या महत्व है इस बातचीत का? तो देखिए क्या है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन होगा, यानी व्यापार में विविधीकरण आएगा। चाइना पर निर्भरता इससे कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका यूरेनियम ये सब जो है, ये आयातित करने पर कुछ हद तक मतलब हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, बैटरीज बनाने में कहीं न कहीं हमें मेक इन इंडिया के तहत ये बनाया जाएगा, ओके। नॉर्थ अमेरिका मार्केट जो है उसकी पहुँच मतलब मार्केट मार्केट के एक्सेस तक हम हमें ले जाएगा कनाडा, ओके। दूसरा क्या है हमारा? एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा होगा, जैसे यूरेनियम हो गया, क्लीन एनर्जी सहयोग करने का इस पे बातचीत हुआ है कनाडा के साथ। थर्ड आपका क्या है? सप्लाई चेन रेजिलियंस की भी बात हुई है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पहुँच की भी बातचीत हुआ है। और टेक्नोलॉजी बूस्ट होगा इससे, एआई आएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा, डिफेंस इनोवेशन होगा। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए महत्व रखता है, ठीक है। चुनौतियाँ भी हैं इसमें है। क्या है चुनौती? देखिए आपका चुनौती ये है, इस आधार पे माना जा रहा है कि राजनीतिक तनाव, जैसे पास्ट जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हो रहे हैं, मतलब आपस में राजनीतिक तनाव पहले रहे हैं कनाडा और इंडिया के बीच। तो ये कहीं न कहीं चुनौती फिर से उभर सकती है, ऐसा बात किया गया है। वीज़ा और माइग्रेशन कंसर्न भी रहता है, ठीक है। रेगुलेटरी आपका रेगुलेटरी बैरियर रहता है। तो ये कहीं न कहीं चुनौती सामने दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं कि कनाडा के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। कनाडा कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, एरिया के अनुसार यानी क्षेत्रफल के अनुसार। और पहला कौन है? तो आपका रसिया है, ठीक है। रसिया के बाद आपका कनाडा है। और भारत का स्थान तो 7वाँ देश है, ठीक है। 7वाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया जो है आपका 7वाँ सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ज्योग्राफी में मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है।
ओके। राजधानी क्या है इसका कनाडा का, तो ओटावा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओटावा इसकी राजधानी है कनाडा का। और ये कौन सा महाद्वीप में पड़ता है, तो नॉर्थ अमेरिका में। ओके। इसके पड़ोसी देश कौन सा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट है। मतलब ये जो है ना आपका, देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे है, तो ये आपका यूएसए हो गया और ये आपका कनाडा हो गया और इधर नीचे आपका मैक्सिको हो जाता है। तो इस तरीके से ये पड़ोसी देश बन गया आपका यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देखिए आपका शासन प्रणाली यहाँ पे कैसे चलता है, तो देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी संसदीय लोकतंत्र है, प्लस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, ठीक है, संवैधानिक आपका राजशाही भी है। तो ये भी आप जान लीजिएगा। राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ का कौन होता है, तो ब्रिटिश सम्राट होता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो ये कॉमनवेल्थ जो है ना उसका सदस्य है। भारत भी है लेकिन ये अपनी संप्रभुता ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दिया गया है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में मार्क कार्नी है, ठीक है। तो ये आप देख कनेडी है, ओके, करनी है। तो ये आप याद रखिएगा। भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। तो भौगोलिक विशेषताएं है ना, 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है। तो ये बात आप जान लीजिए, कौन सा, अटलांटिक से भी, पैसिफिक से भी और आर्कटिक से भी, ठीक है। तो ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। प्रमुख झीलें, यहाँ का सबसे जो प्रमुख झील है ग्रेट लेक्स है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। जलवायु कैसा है, तो यहाँ ठंडी पड़ती है, यानी कोल्ड टेम्परेचर टू आर्कटिक से होता है, ठीक है। तो ये आप कोल्ड टेम्परेचर है। प्रमुख संसाधन क्या है इसके, तो यूरेनियम जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होता है, तो यहाँ पे यूरेनियम के संसाधन है। वाइल्ड सैंड है, जैसे अल्बर्टा है, ठीक है, टिम्बर है, ठीक है, पेड़ है। ये क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम कोबाल्ट यहाँ पे पाए जाते हैं प्रमुख संसाधन में। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट और हो बन जाता है, भारत कनाडा के बीच संबंध, ठीक है। तो कैसा संबंध है ये हम लोग देखते हैं। देखिए इंडिया और कनाडा के संबंध जो है ना, लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलवाद और लोगों के बीच जुड़ाव पर आधारित है, ठीक है। कैसे कैसे, तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का, बहुलवाद और लोगों के बीच जुड़ाव पर है, ठीक है, आधारित है। दोनों देश जो है कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, ये भी बात आप ध्यान रखें। इंडिया भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं, तो 1947 के बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशन आपका बनाया किसके साथ, कनाडा के साथ। कोल्ड वार के दौरान सीमित सहयोग हुआ, ठीक है। 21वीं सदी में ट्रेड, एजुकेशन और डायस्पोरा के कारण संबंध मजबूत हुआ, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो देखते हैं कौन सा क्षेत्र में हम लोग से आपस में सहयोग होता है। तो जैसे आपका देखिए आपका व्यापार और निवेश में, ठीक है, व्यापार और निवेश में बायलैटरल ट्रेड लगभग आपका 8 से 10 बिलियन डॉलर का होता है। जो मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि, ऊर्जा और आईटी, ठीक है। ये सेपा जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रहा है, ये वार्ता जारी है ताकि इसको दुगना किया जाए, यानी 16 से 20 गुना 20 बिलियन डॉलर तक किया जाए, ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार, इसी पे बात चर्चा आया है। ऊर्जा सहयोग में क्या है, तो देखिए कनाडा जो है हमारा, ऊर्जा सहयोग में कनाडा हमारे लिए क्या करता है, यूरेनियम सप्लायर का काम करता है। ऑयल एंड गैस रिसोर्स हमें हमें पहुंचाता है, ठीक है। इंडिया क्या करता है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करता है, ठीक है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे रखता है, जो बातचीत चल रहा है। ओके। अगला क्या है हमारे लिए जो सहयोग करते हैं, शिक्षा और लोग से लोग, यानी पीपुल टू पीपुल आपका इंटरेक्ट और एजुकेशन। कनाडा में लगभग आपका 7 लाख से भी अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यहाँ पे रहते हैं। डायस्पोरा मतलब आपका, कल ही हम लोग डायस्पोरा के बारे में पढ़ाए थे, तो ये भी आप जान रहे हो। डायस्पोरा इज इक्वल टू ब्रिज बिटवीन टू कंट्रीज। ओके। तो प्रवासी दो कंट्रियों के बीच एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, विज्ञान और तकनीक में, तो एआई हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस कोऑपरेशन आपस में ये लोग करते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है संबंध इसमें, बहुपक्षीय मंचों पे सहयोग करते हैं, जैसे G20 में सहयोग किया, कॉमनवेल्थ में। तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर ये आपस में सहयोग करते हैं, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ओके। हाल की कुछ चुनौतियाँ रहा है, जो मैं आपको अपनी शुरुआत में ही बताया था, जैसे आपका खालिस्तान इशू रहा है, कनाडा में कुछ अलगाववादी गतिविधियां हुई हैं, इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न इससे जागृत हुआ है। ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है आपका, डिप्लोमेटिक टेंशन 2023-24 में आरोप प्रत्यारोप, पॉलिटिकल विवाद रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन में गिरावट आया है।
थर्ड क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट डिले चल रहा है, ठीक है। सेपा नेगोशिएशन स्लो है, आज भी स्लो है, ठीक है। अभी भी देखिए 2026 में लास्ट में ये बात कहा गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा रीसेट करने का संभावना बन रहा है। वर्तमान में क्या स्थिति है, तो संबंधों को रीसेट करने की कोशिश किया जा रहा है। उच्च स्तरीय मीटिंग हो रहा है, जैसे GTV सॉरी G20 हो गया, बायलैटरल विजिट्स हो गए हैं, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर फोकस किया जा रहा है। अब भारत के लिए क्या महत्व है अगर ये होता है तो देखिए कनाडा क्या महत्व है। स्ट्रेटेजिक आपका पार्टनर ये बन सकता है, नॉर्थ अमेरिका में महत्वपूर्ण सहयोगी का भूमिका निभाएगा। दूसरा क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी का भी कहीं ना कहीं भारत के लिए महत्व रखता है, यूरेनियम प्लस क्लीन एनर्जी के लिए, ओके। क्रिटिकल मिनरल्स मिल सकता है, जिससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो जरूरी है, ठीक है। फोर्थ क्या है, डायस्पोरा पावर हमारा बढ़ सकता है यहाँ से, कल्चरल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस द्वारा, ओके। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट मुद्दा हम लोग कर दिए, पढ़ लिए हैं। अब हमारे सेकंड मुद्दा पर चलते हैं। देखिए सेकंड मुद्दा पर चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटेजी आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो जिसे वेब्स एकेडमी कहा जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, आपके लिए एक ऑफर लाया है, ठीक है। यानी ऑफर किस चीज़ का लाया है, जो हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए 4 फाउंडेशन कोर्स लाया गया है, ठीक है। अभी बहुत जल्द ही 4 फाउंडेशन कोर्स लाया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि देखिए पहला जो कोर्स होगा आपका यूपीएससी सीएसई आपका 2027 और 28 के लिए, ठीक है, जो बच्चे 27-28 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। सेकंड क्या है आपका, 14वीं जेपीएससी जो है आपका, इसका प्री प्लस मेंस, ठीक है, प्री प्लस मेंस, ठीक है। प्री में यही होगा कि आपका टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, ठीक है। प्री प्लस मेंस ही इसको मैं बोलूँगा, क्योंकि आपके लिए प्री के लिए बहुत सारे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे मतलब सेशन तैयार कर रखे हैं, ठीक है, प्री प्लस मेंस, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा। थर्ड क्या है हमारा, जो 72वीं बीपीएससी है वो भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ओके। तो 72वीं बीपीएससी का भी हमारा कोर्स आएगा, प्री प्लस मीन्स, ओके। और आपका जो फोर्थ जो कोर्स रहेगा ना, ये आपकी मांग रहेगा। जैसे अभी आपका नेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, नेट हो गया आपका, आपका बीपीएससी टीचर हो गया, आपका कोई भी एग्जाम हो गया, एआरओ हो गया, आरओ हो गया, यूपीपीसीएस का, तो ये सब आप अपनी मांग रख सकते हैं। इसमें कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है वेब्स एकेडमी, उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद एक और काम कीजिएगा, जो वेब्स एकेडमी 24 हमारे जो टेलीग्राम लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, वहाँ पे प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि आपसे क्या होगा कि जुड़ाव से क्या हो जाएगा, आपके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होगी, और जो हमारे कोर्स आने वाले हैं तो उनमें आपको सम्मिलित करने में हमें आसानी होगी, और आपको भी जुड़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए था। और एक छोटा-सा और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए ये वीडियो पर, और कैसा लग रहा है वो आप ज़रूर बताया कीजिएगा, ओके। तो चलते हैं हम लोग अगले मुद्दे पे। क्या बोल रहा है कि पीएम जो हमारे हैं, तो प्रधानमंत्री लॉन्चेस माइक्रोन एटीएमपी प्लांट इन गुजरात। क्या है एटीएमपी, देखते हैं मुद्दा क्या है। माइक्रो एटीएमपी फैसिलिटी तो सानंद गुजरात में ये आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। प्रमुख तथ्य क्या है, तो देखते हैं आपका नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा किसके द्वारा उद्घाटन, वनडे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कंपनी क्या है, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा, यानी कंपनी कौन सा कंपनी द्वारा ये बनाया गया है, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा। स्थान क्या है, सानंद गुजरात में, ठीक है। परियोजना क्या है, एटीएमपी। एटीएमपी परियोजना के का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो असेंबली टेस्ट मार्किंग पैकेजिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म एटीएमपी का असेंबली टेस्ट, ए से असेंबली हो गया, टी से टेस्ट हो गया, और एम से मार्किंग हो गया, और पी से पैकेजिंग हो गया फैसिलिटी, इसी को आपका एटीएम परियोजना कहा जा रहा है, ठीक है। एटीएमपी क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के अंतिम चरण में आता है। इसमें क्या होता है, चिप्स को, जो चिप बनते हैं सेमीकंडक्टर को असेंबल करना होता है, ठीक है, टेस्टिंग करना होता है, असेंबल किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, और पैकेजिंग किया जाएगा, ठीक है। फैब्रिकेशन यानी वेफर बनाना, इसका अलग चरण होता है। तो फैब्रिकेशन ये अलग चरण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि चिप्स को असेंबल किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, पैकेजिंग किया जाएगा, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। अब परियोजना की विशेषता क्या है, तो देखिए परियोजना की विशेषता जो हमारे
है ये हम लोग देखते हैं, तो क्या बोल रहा है कि भारत सरकार 50% कैपिटल सपोर्ट किया जाएगा। इसके तहत जो ये टीएमपी स्थापना किया जा रहा है, इसका उद्घाटन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आपका लगभग लगभग 22,516 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। ओके, गुजरात सरकार का 20% अतिरिक्त इसमें समर्थन भी रहेगा यहाँ। तो ये दिखाता है कि सेंटर प्लस स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये दर्शाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका केंद्र और राज्य सहकारी संघवाद को ये दर्शाता है। ठीक है, इसमें उत्पादन पर क्या क्या फोकस किया गया है, तो डीआरएम और नंद आपका एन आधारित चिप्स बनाया जाएगा, जो चिप बनाया जाएगा। और उपयोग क्या होगा, आपका डाटा सेंटर्स, एआई एप्लीकेशन, मोबाइल सर्विस डिवाइसेज, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसमें उपयोग किया जाएगा। और माइक्रोन का जो लक्ष्य क्या है, तो ये देखिए 2026 तक टेंस ऑफ मिलियंस यानी 10 मिलियंस चिप ये आपका बनाएगा, और आगे 100 ऑफ मिलियंस भी ये बना सकता है। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत के लिए क्या महत्व रखता है, तो देखिए भारत के लिए जो महत्व रखता है ये कि सेमीकंडक्टर मिशन को इससे क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। क्या, एटीएमसी, ठीक है, एटीएमपी से। ठीक है, तो एटीएमपी परियोजना से इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा। इससे अगर सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसको बूस्ट मिलेगा तो हमारा जो आयात निर्भरता है वो कहीं ना कहीं कम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा महत्व रखता है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, इंडिया जो होगा ट्रस्टेड सेमीकंडक्टर एक हब बन सकता है। ठीक है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का फायदा चाइना चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटजी का ये फायदा उठा सकता है भारत। ठीक है, रोजगार और निवेश, जैसे हाईटेक जॉब होंगे, एफडीआई का भी फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ओके, फोर्थ क्या होगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे एआई हो गया, 5G हो गया, आईओटी हो गया, इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं जरा ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए चुनौतियां क्या है कि फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी की कमी है हम यहाँ हमारे पास। ठीक है, और इंडिया अभी भी वेफर फैब्रिकेशन में कमजोर है। और दूसरा क्या है कि हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट, पूंजी की ज़रूरत ज़्यादा है। थर्ड क्या है, स्किल्ड वर्कफोर्स भी हमारे पास कमी है, हाईली स्पेशलाइज्ड टैलेंट की भी ज़रूरत होती है, जो कहीं ना कहीं इंडिया मात खा रहा है इस चीज़ों में। ठीक है, हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट क्या है अब आगे, सेमीकंडक्टर कहते किसको है, पूरे मुद्दे हम लोग पढ़ लिए। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग सेमीकंडक्टर होते, इसलिए आप मुद्दे से भटक जाते थे। पहले मुद्दा पढ़ लेते, उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में जानते कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर क्या है कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता यानी कंडक्टिविटी, कंडक्टर जैसे आपका कॉपर, कॉपर को कंडक्टर माना जाएगा, इंसुलेटर यानी रबड़। ठीक है, मान लिया जाए ये कंडक्टर है और ये आपका इंसुलेटर है, और इसके बीच में ये जो है ना, इसी को बोला जाता है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर तो कितना आसानी से जान गए, ये आपका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, और ये आपका इंसुलेटर हो गया। ठीक है, इंसुलेटर हो गया, और इसके बीच में जो लगा रहता है इसी को बोला जाता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया, सिलिकॉन सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, सिलिकॉन जो है आपका सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर है, तो ये उदाहरण आपका लिए। सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। देखिए शुद्ध सिलिकॉन जो होता है में कंडक्टिविटी कम होती है, तो डोपिंग यानी इम्प्योरिटीज मतलब आपका इम्प्योर मतलब होता है अशुद्ध, अशुद्धियाँ मिलाने से क्या हो गया, आपका डोपिंग से इसकी मतलब अशुद्धि मिलाया जाता है, तो कारण क्या है कि कंडक्टिविटी को बढ़ाई जाती है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अगर शुद्ध ही रहेगा ना तो सिग्नल को कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं। यही आधार है कि ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको आईसी बोलते हैं, तो इसी का आधार होता है जो हम लोग उपयोग करते हैं। उपयोग क्या होता है इसका, तो सेमीकंडक्टर हर आधुनिक डिवाइस की ब्रेन है, तो ये बात आप याद रखिए। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन जो इसका ब्रेन का काम करता है, कंप्यूटर, लैपटॉप,
कार हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, स्मार्ट सिस्टम हो गया, एआई हो गया, डाटा सेंटर्स हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, ये सब में उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर के। तो कितना ये उपयोगी है ये हमें दर्शा रहा है, और कितना हमारे लिए महत्व रखता है ये भी दर्शा रहा है। ठीक है, इमर्जिंग जो इकोनॉमिक अभी है, इमर्जिंग जो अभी चल रहा है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर जो वैल्यू चेन है ये क्या है? तो देखिए, सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन मतलब होता है कि पहले तो इसमें डिजाइन किया जाएगा, चिप में जो बनाया जाएगा उसका आर्किटेक्चर तैयार करना होता है। दूसरा क्या होता है? फैब्रिकेशन करना होता है, फैब करना होता है, सिलिकॉन वेफर पर सर्किट्स बनाना होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स और महंगा चरण यही है, फैब्रिकेशन करना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, फैब्रिकेशन सबसे महंगा होता है। और थर्ड जो होगा फिर एटीपीएम का, एटीएम एटीएमपी करना, यानी असेंबलिंग करना, टेस्टिंग करना, मार्किंग करना, फिर पैकेजिंग करना। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेज होता है, यानी चिप को असेंबल और पैकेज करना इसका काम होता है, एटीएमपी। ठीक है, तो ये आप याद रखें। हाल ही में कौन है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत में एटीएमपी फैसिलिटी शुरू की है, जो नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है गुजरात के सानंद में। तो ये आप याद रखिएगा। वैश्विक परिदृश्य क्या है? तो ग्लोबल सिनेरियो हम लोग देखते हैं, तो देखिए प्रमुख देश जो है आपका ताइवान, जो आपका टीएसएमसी लीडर है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ताइवान जो है सेमीकंडक्टर में सबसे लीडर माना जाता है, सबसे ज़्यादा। साउथ कोरिया जो सैमसंग का है वो सबसे लीडर, यूनाइटेड स्टेट हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो है ना सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, यानी ऑयल ऑफ 21st जो सेंचुरी जिसको बोला जाता है, ये माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर देखते हैं, तो इंडिया ने क्या किया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चलाया, आईएसएम, जो 2021 में शुरू किया है। लक्ष्य इसका क्या है कि डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है ना उसको बढ़ाना, ग्लोबल सप्लाई चेन को इंटीग्रेशन करना। और इसके लिए हाल ही में और भी पहल चलाए गए हैं, जैसे माइक्रोन एटीएमपी प्लांट गुजरात में स्थापित किया, फैब यूनिट के लिए भी इंसेंटिव प्रोवाइड सरकार द्वारा किया जाएगा। ओके, भारत के लिए महत्व क्या रख रहा है? तो देखिए ये क्या है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इससे होगा। ठीक है, रणनीतिक महत्व, जैसे डिफेंस, टेलीकॉम, एआई और क्रिटिकल। ठीक है, मिनरल्स में दो एआई में क्रिटिकल मिनरल्स। दूसरा है क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये महत्व है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा इससे। और थर्ड है कि इंपोर्ट डिफेंस डिपेंडेंस भी कम करना है। वर्तमान में जो इंडिया चिप्स इंपोर्ट किया जाता है बाहर से। ठीक है, अब क्या है हमारे लिए, जो आपका क्या है भारत के लिए चुनौती क्या है? तो ये हम लोग देखते हैं भारत में चुनौतियाँ क्या है भारत के लिए। तो हाई कॉस्ट है। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें लग सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का गैप है, स्किल्ड मैन पावर की हमारे पास कमी है, और सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे दर्शाता है। ओके, अब हमारे लिए जो एमसीक्यू लगाया गया है। ठीक है, तो एमसीक्यू हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो आईएसएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईएसएम जो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, मिनिस्ट्री के अंदर, ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एटीएमपी यानी एक्सेसिबल आपका और आपका टेस्टिंग और मार्किंग और पैकेजिंग का क्या अर्थ है? तो ये देखिए कहाँ है आपका, असेंबल करना, टेस्ट करना, मार्किंग करना और पैकेजिंग करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन किससे संबंधित है? देखिए ये चिप डिजाइन तो पहला हो गया। दूसरा आपका क्या होगा कि जैसे सिलिकॉन वेफर पर सर्किट्स बनाना, ये आपका होता है आपका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, यानी दूसरा चरण हो जाता है। तीसरा में आता है आपका पैकेजिंग, मार्केटिंग, असेंबलिंग। ठीक है, तो ये आपका थर्ड चरण आता है। तो ये बात आप याद रखिएगा ताकि आपको आसानी हो किसी और को जब आप इंटरव्यू में जाएँ तो समझाने में भी ये आसानी आपको होगा। ठीक है, अगले मुद्दे पे आते हैं हम लोग। अगला मुद्दा बोल रहा है हमारा क्या कि देखिए 9 बोत्सवाना चीतास रिलीज इनटू कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, कुनो पार्क। ओके, तो ये क्या है मुद्दा? देखिए कुनो प्रोजेक्ट चीता जो है हमारे चलाए गए हैं, वो कुनो नेशनल पार्क में चलाया गया है, ये आपको
पता है, बहुत पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अभी क्या है, मेन फैक्ट जो है आपका, कि 9 चीते बोत्सवाना से भारत लाए गए हैं। पहले जो कहाँ से लाया गया था, नामीबिया से लाया गया था और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। ओके, अब ये कहाँ से लाया गया है, बोत्सवाना, अफ्रीका का ही कंट्री है, वहीं से लाया गया है। बोत्सवाना से भी भारत में चीते लाए गए हैं। स्थान कहाँ, कोनो नेशनल पार्क में, जो किस राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। कुल चीते कितने हैं, तो 48 है, ठीक है, अभी भारत में, और 28 भारत में जन्मे हैं और 20 अफ्रीका से लाए गए हैं, यानी 20 लाए गए हैं और 28 यहाँ पे ब्रीडिंग हुआ है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता है क्या, देखिए प्रोजेक्ट चीता जो है ना, भारत की फ्लैगशिप वाइल्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, वाइल्ड फ्लैगशिप वाइल्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव है भारत सरकार की। उद्देश्य क्या है, तो भारत में चीतों का पुनर्स्थापन कराना, यानी री इंट्रोडक्शन कराना, री इंट्रोडक्शन करवाना, यानी पुनर्स्थापना करवाना। ओके, और क्या है, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन करवाना, ठीक है, रिस्टोरेशन करवाना, ओके, स्टोरेशन करवाना, ओके, ये बात आप याद रखिएगा। और चीन भारत से, सॉरी, चीन बोल रहा हूँ मैं, चीते भारत से 1952 में ही विलुप्त हो गए थे, मतलब एक्सटिंक्ट घोषित कर गए थे। इसीलिए भारत सरकार ने बाहर से चीते, मतलब अफ्रीका से चीते मंगवाकर आपको लाया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चीते कहाँ से लाए गए हैं, तो नामीबिया से 2022 में लाया गया था, साउथ अफ्रीका से आपका 2023 से लाया गया था, यानी इसकी जो शुरुआत है 2022 से ही आपका शुरुआत है आपका प्रोजेक्ट चीता, ओके। बोत्सवाना से 2025-26 में अभी 9 चीते लाए गए हैं। पुनर्वास का प्रक्रिया जो है आपका, री इंट्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो पहला तो क्वारंटीन करा जाता है, इसको मिनिमम 1 महीने के लिए क्वारंटीन करके रखता है। विशेष इन्क्लोजर, यानी मोमस इस पर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है, ट्रैकिंग कॉलर्स लगाए गए हैं इस पे, ठीक है। और वेटरनरी जो वेटरनियर्स होते हैं द्वारा दिन में 2 बार मतलब निगरानी किया जाए, जो देखने वाले होते हैं उनके देना आपका 2 बार निगरानी किया जाता है। और थर्ड में एडेप्टेशन, ठीक है, लोकल हैबिटेट में ढलना होता है। प्री एबिलिटी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना होता है थर्ड में एडेप्टेशन के लिए, ओके। वर्तमान स्थिति क्या है, तो कुल हमारे जो चीते हैं 48 है, ठीक है, 48 है। और कूनो में जो है 45 है, ठीक है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 3 है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेगा ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन, कि कूनो नेशनल पार्क में कितना है, तो 45 है, और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 3 है, यानी कुल चीते जो है आपका 48 है। अब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि 20 आपका 28 जो है आपका भारत में जन्मा है और 20 बाहर से लाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपका इसका जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। चुनौतियाँ क्या क्या है, तो देखिए मोर्टेलिटी रेट जो होता है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। अब तक 21 चीते मर चुके हैं। कारण क्या है आपका, डिजीज, ठीक है, स्ट्रेस, एडेप्टेशन इश्यूज, ये कारण इसका बन रहा है कहीं ना कहीं समस्या। दूसरा क्या है आपका, आपका मोर्टेलिटी, एक तो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। दूसरा है क्या, हैबिटेट सूटेबिलिटी भी कहीं न कहीं इसके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। पर्याप्त प्री बेस नहीं है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। थर्ड क्या है आपका, जेनेटिक डाइवर्सिटी, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके। तो ये कहीं न कहीं मुद्दा बनता है। महत्व क्या रखता है, तो ये देखिए क्या है हमारे लिए महत्व, चीता लोग तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉप प्रेडेटर में ये गिनती आता है, जिससे क्या होता है, इकोसिस्टम कंट्रोल होता है। दूसरा क्या है, ग्रास लैंड रिस्टोरेशन होता है, मतलब जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम पर ध्यान बढ़ा है, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा। कंजर्वेशन आपका मॉडल के लिए महत्व है। स्पीसीज रीइंट्रोडक्शन का ग्लोबल एग्जाम्पल ये बनता है, ठीक है। लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, जैसे चीता मित्रा इनिशिएटिव चलाया गया है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इससे कहीं ना कहीं बढ़ा है, ओके। अब हमारे लिए क्या है कि चीता क्या है, तो देखिए हम लोग चीता थोड़ा सा जानते हैं। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर है, तो ये बात आप याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ चीता, तो देखिए
एसिनोनिक्स जुवेटस जुवेटस, जो आपका कहाँ का है, जुवेटस जुवेटस दक्षिण अफ्रीका का चीता को इसका वैज्ञानिक नाम है, जो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, यानी अफ्रीकी चीता ये है। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में इसी का है, किसका, अफ्रीकी चीता का। और फिर एसोनिनिक्स आपका जुवेटस वेंटिकस, जो एशियाई चीता, ठीक है, ये क्षेत्र जो है आपका ईरान में पाया जाता है कुछ क्षेत्र में, और बाकी अत्यंत दुर्लभ है। 1952 से ही भारत में इसको एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ओके, इसका मुख्य तथ्य क्या है, तो वैज्ञानिक नाम तो एसोनिनिक्स, आप जुवेटस जान गए, जुवेटस जुवेटस मतलब दक्षिण अफ्रीका, और वेंटिकस अगर जोड़ दिया है जाता है एसिनोनिक्स आपका जुवेटस वेंटिकस, तो ये आपका इंडियन हो जाता है। ठीक है, यानी एशियाटिक चीटा हो जाता है। गति क्या है, तो लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये छोटे समय के लिए दौड़ सकता है। आवास क्या है, कि मुख्य रूप से अफ्रीका, भारत में पुनः परिचय इसका इंट्रोडक्शन किया गया है। और पहचान क्या है, पतला शरीर होता है, काले धब्बे होते हैं, आँखों से मुँह तक काली होती है, और टियर मार्क्स होते हैं। तो ये इसका मुख्य विशेषताएँ हैं पहचान के लिए। भारत में जो चीता है, तो भारत में चीता विलुप्त हो चुके हैं थे, कब से, 1952 से ही घोषित कर दिया गया है। 2022 में आपका नामीबिया से चीता लेकर आया गया था, किससे, आपका प्रोजेक्ट चीता के तहत। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, कूनो नेशनल पार्क जो है एमपी में, यहाँ छोड़े गए थे। खास विशेषता यह है कि यह तेज दौड़ने के लिए बना है, लंबी टांगे और लचीली रीढ़ होती है इनकी। 0 से 100 किलोमीटर तक ये प्रति घंटा सिर्फ 3 सेकंड में पहुंच सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। दिन में शिकार करता है, यानी ये डायूरनल है, यानी आपका नॉक्टर्नल नहीं है, यानी रात्रिचर नहीं है, ये दिन में शिकार करता है, तो ये आप याद रखिएगा। और प्रमुख खतरे क्या है, तो ये देखिए, आवास को इनका नष्ट होना, मानव वन्य जीव संघर्ष होना, शिकार यानी पोचिंग करना, कम जेनेटिक डाइवर्सिटी होना, तो ये इसका प्रमुख खतरा है। ठीक है, भारत में संरक्षण का प्रयास जो आपका देखिए, प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 से चीता पुनः स्थापना किया जा रहा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। लक्ष्य है कि भारत में स्थायी पॉपुलेशन बनाना है। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस हम लोग देख लेते हैं, तो आपका जो IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल में है आपका कौन, अफ्रीकी चीता। ठीक है, अफ्रीकन चीता, ये आप याद रखिएगा। और एशियाटिक चीता जो है आपका आपका एसोसिनियस जोवेटस वेंटिकस क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, यानी अत्यंत संकटग्रस्त, या आपका एक्सटिंक्ट भी बोला जा सकता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 के तहत ये क्या है, भारत में शेड्यूल 1 में रखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसका मतलब है कि सबसे उच्च स्तर की इनको सुरक्षा दिया गया है, मतलब जो शेड्यूल 1 में रखा गया है। शिकार का पूर्ण प्रतिबंध है, उल्लंघन अगर किया जा रहा है तो सख्त इस पर सजा दिया जाएगा। साइट्स स्टेटस क्या है, तो ये देखिए, चीता शामिल है आपका अपेंडिक्स 1 में। ठीक है, इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग पूरी तरह से प्रतिबंध है। केवल एक्सेप्शनल जो केसेस जैसे रिसर्च हो गया, कंजर्वेशन में इनकी अनुमति है। ओके, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, तो स्थान आपका शिवपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। नदी कौन सा है, कूनो नदी, यानी चंबल की सहायक नदी जो कूनो नदी है उसी के ऊपर ये स्थित है आपका कौन सा, कूनो नेशनल पार्क। स्थापना कब हुआ था इसका, तो देखिए, स्थापना जो हुआ था आपका, कब हुआ था, 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, और 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, तो ये आप याद रखिएगा। और लगभग इसका क्षेत्रफल कितना है, 748 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत में चीता का पुनर्वास यानी री इंट्रोडक्शन के लिए चुना गया प्रमुख स्थल है। 2022 में नामीबिया से चीते लाए गए थे, 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए, और यह दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी का पुनर्वास कार्यक्रम है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो इसके लिए एक फैक्ट यहाँ पे मिल जाता है आपको। पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है, तो वन का प्रकार, जैसे आपका कुनो नेशनल पार्क में शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे होता है। भू आकृति जैसे घास भूमि हो गया, जंगल हो गया, चीता के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। प्रमुख जीव यानी फौना, ठीक है, फौना क्या कौन है, चीता हो गया आपका, लिपर्ड हो गया, इंडियन वुल्फ हो गया,
ओके, सोथ बियर हो गया, ठीक है, आपका चीतल हो गया, सांबर हो गया, नीलगिरी हो गया, तो ये सब पाए जाते हैं आपका कूनो नेशनल पार्क में। ओके, महत्व क्या है हमारे लिए इस पार्क का, तो भारत में चीते की वापसी, सॉरी, जो चीता हो के बारे में है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन होगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसमें चुनौतियां भी आता है कि आपका स्थानीय लोगों का पुनर्वास कहीं न कहीं इशू बनता है और चीता मृत्यु और अनुकूल समस्या भी ये बन सकता है, ठीक है। हैबिटेट मैनेजमेंट की भी समस्या है, प्री बेस आपका बनाए रखना भी बहुत कठिन है, ठीक है। अब हमारे लिए क्या है यहाँ पे एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या बोल रहा है कि कूनो नेशनल पार्क के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला कथन क्या है कि यह गुजरात में स्थित है। आपका गुजरात में स्थित है नहीं, आपका एमपी में स्थित है, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है कि यह प्रोजेक्ट चीता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसे पहले एशियाटिक लाइन्स के पुनर्वास के लिए चुना गया था, ऐसा नहीं है, यानी थर्ड भी हमारा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपका कि प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला कथन आपका, यह भारत में विलुप्त हो चुके चीता को पुनः स्थापित करने के लिए करने की एक परियोजना है, बिल्कुल। दूसरा क्या है आपका, इसके तहत केवल एशियाई चीते ही लाए गए नहीं, आपका इसमें अफ्रीकन चीता लाया गया है। यह दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी का पुनर्वास है, तो बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है आपका कि भारत में चीता कब विलुप्त घोषित किया गया था, तब 1952 में, यानी आपका 1952 में घोषित किया गया था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कूनो नेशनल पार्क किस नदी से संबंधित है, तो ये आपका किस नदी से संबंधित है ये आप याद रखिएगा, तो कूना से, ठीक है, कूनो नदी से, जो किसका है, चंबल की सहायक नदी है। किसकी है ये, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, चंबल की सहायक नदी कूनो नदी है। अब अगले मुद्दे पे चलते हैं। देखिए ऊपर मैं लगा नहीं पाया कि ये लगाया हूँ, नहीं लगा पाया, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन ये देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। भारत में रेयर डिजीज डे के संदर्भ में एक गंभीर स्थिति सामने आई है, जहां नीति और बजट होने के बावजूद मरीजों के इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपका रेयर डिजीज के बारे में बात कर रहा है। तो रेयर डिजीज क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। देखिए रेयर डिजीज जिसको दुर्लभ रोग बोला जाता है, यह वह बीमारी होती है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन क्या है, अक्सर गंभीर और दीर्घकालिक यानी क्रोनिक और जानलेवा हो सकती है। भारत में जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज यानी एनपीआरडीजी के अनुसार जो परिभाषा दिया गया है, क्या बोला गया है कि रेयर डिजीज वह है जो बहुत कम जनसंख्या को प्रभावित करती है और जिसके लिए विशेष इलाज या देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोला जाएगा, रेयर डिजीज। ओके, प्रमुख विशेषता क्या होता है रेयर डिजीज का, तो ये देखिए, ये जो है ना अधिकतर जो होता है वंशानुगत होती है, यानी जेनेटिक होती है। ओके, और दूसरा क्या है कि अक्सर बचपन में ही दिखाई दे देती है ये। तो ये रेयर डिजीज इलाज महंगा और सीमित होता है। कई मामलों में ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी मृत्यु भी इससे हो जाती है। ओके, उदाहरण के लिए आपका MPS2 यानी हंटर सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, और गॉचर डिजीज बोला जाता है, ठीक है, और हेमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया कुछ मामलों में, तो ये कहीं ना कहीं रेयर डिजीज में ही गिनती आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, रेयर डिजीज का अगर पूछेगा उदाहरण तो आप लोग ये बताइएगा, हंटर सिंड्रोम, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, गॉसर डिजीज। ओके, और इसमें चुनौतियाँ क्या क्या है, तो देखिए इलाज बहुत महंगा है, लगभग आपका 1 से 2 करोड़ तक इसमें खर्च आता है। विशेषज्ञ डॉक्टर और दवाइयों की भी कमी है, और देर से डायग्नोसिस पता पता मतलब देर से चलता है, और जागरूकता की इसमें कमी है रेयर डिजीज में, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। वर्तमान समस्या है कि इश्यूज हैं, ये क्या है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए फंडिंग कैप प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें 50 लाख की सीमा पार होते ही इलाज बंद हो जाती है, क्योंकि 50% तक ही, 50 लाख तक ही फंड किया जाता है सरकार के द्वारा। कई मरीजों का इलाज बीच में रुक गया है, ये कहीं ना कहीं फंडिंग कैप प्रॉब्लम को दर्शाता है। और फंड यूटिलाइजेशन गैप है, 2025-26 में 299 करोड़ आवंटित किया गया था, लेकिन जो खर्च किया गया 30 करोड़ रुपया ही खर्चा किया गया, यानी पैसा होने के बावजूद भी उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं आपका गवर्नेंस पे भी सवाल उठाता है। और अगला जो है हमारा क्या,
इसका ट्रीटमेंट डिस्ट्रप्शन होता है, यानी लगभग 2000 मरीज इलाज का इंतजार कर रहे हैं और 100 से अधिक बच्चों का इलाज बीच में रुका हुआ है, कुछ मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ठीक है, रेयर डिजीज। ओके, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज जो है आपका, ये क्या है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नीति है, जिसका उद्देश्य जो रेयर डिजीज यानी दुर्लभ रोगों से पीड़ित मरीजों को पर पहचान, इलाज, समय पर, समस्या पर बोल रहा हूँ, समय पर पहचान किया जाना, इलाज किया जाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका काम है। ठीक है, उद्देश्य है। ओके, तो ये बात आपने, पहली बार ये नीति 2017 में आई और बाद में संशोधित कर 2021 में लागू किया गया इसको। रेयर डिजीज का इलाज महंगा और जटिल होने के कारण विशेष नीति की जरूरत भी पड़ती है। आपका अगले प्रश्न है कि उद्देश्य, सॉरी, प्रश्न उद्देश्य क्या है इसका, तो मरीजों की सस्ती और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराना। ठीक है, उद्देश्य क्या है एनडीपीआर का, तो मरीजों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराना, अर्ली डायग्नोसिस को बढ़ावा देना, देश में रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट को प्रोत्साहन करना, उपचार के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना इसका उद्देश्य है। प्रमुख विशेषता क्या है, देखिए इसमें जैसे देता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अधिकतम 50 लाख प्रति मरीज आपको देता है, वन टाइम सपोर्ट ये करता है। ठीक है, एक टाइम, और यह सहायता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से दी जाती है। इसीलिए क्या है कि आपका दूसरा क्या है कि रेयर डिजीज का वर्गीकरण करता है, ग्रुप 1 में एक बार के इलाज से ठीक हो सकती है, उसको ग्रुप 1 में रखता है, जैसे आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर कुछ होता है तो उसमें इसके लिए, और दूसरा ग्रुप 2 जो होता है, लंबे समय तक इलाज जरूरी है लेकिन लागत अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, स्पेशल जो है डाइट और हार्मोन थेरेपी ये आता है इसमें उदाहरण रूप में, और ग्रुप 3 अत्यधिक महंगे और जीवन भर इलाज, यानी जैसे आपका गॉचर डिजीज हो गया, एमपीएस हो गया, हंटर मतलब सिंड्रोम हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं आपका अत्यधिक महंगा और जीवन भर इलाज होता है इसमें। थर्ड क्या खोला गया है, इसीलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, देश भर में विशेष अस्पतालों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। ये क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा, ट्रीटमेंट करेगा और रिसर्च का केंद्र माना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। फोर्थ क्या है, क्राउड फंडिंग आपका प्रोविजन भी है, प्रावधान किया गया है, सरकार ने डिजिटल क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की भी व्यवस्था की है, जिससे सीएसआर हो गया और एनजीओ हो गए की भागीदारी भी को प्रोत्साहन मिला है। ओके, तो ये बात आप याद रखिए। चुनौतियां देखते हैं, तो 50 लाख रुपया जो है की सीमा कई मामलों में अपर्याप्त हो जाती है, बजट का कम उपयोग होता है, इलाज बीच में रुक जाता है, दवाइयों की हाई कॉस्ट मतलब इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए दवाई काफ़ी महंगी मिलती है, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में उभर रहा है। ठीक है, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, तो आगे का रास्ता देखते हैं क्या होगा कि फंडिंग कैप हटाना या बढ़ाना जरूरी है, ट्रीटमेंट कंटिन्यूटी सुनिश्चित करना होगा, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्फन ड्रग्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। ओके, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, सीएसआर हो गया, एनजीओ हो गया, क्राउड फंडिंग इंटीग्रेशन करने की भी आवश्यकता है, नेशनल रेयर डिजीज रजिस्ट्री और अर्ली डायग्नोसिस भी बहुत ज़रूरी है, तो ये भी करना आवश्यक है। अब इस पे हमारे एमसीक्यू है, तो देखिए एमसीक्यू क्या है कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, ठीक है, एनपीआरडी, ठीक है, क्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि आपका कि यह नीति 2021 में अधिसूचित की गई थी। ओके, तो यह नीति 2021 में अधिसूचित की गई थी, बिल्कुल। इसके तहत सभी रेयर डिजीज के लिए जीवन भर निःशुल्क उपचार प्रदान करना किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से लागू होती है, तो ये बिल्कुल सही है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में आते हैं कि एनपीआरडी में रेयर डिजीज को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, तो रोगों की गंभीरता, उपचार की लागत, उपचार की उपलब्धता, यानी 1 2 3 तीनों पे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि रेयर डिजीज, 1 मिनट, रेयर डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि अधिकांश जो रेयर डिजीज जेनेटिक यानी वंशानुगत होते हैं, बिल्कुल सही होता है।
यह केवल वयस्कों में पाई जाती है ऐसा नहीं है। इनका इलाज सामान्यतः महंगा होता है। बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो मुद्दा आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। आज पूरे साइंस और साइंस टेक से ही भरा हुआ है, ठीक है मुद्दा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से एक मुद्दा सिर्फ आया जो कनाडा और इंडिया के बारे में बता रहा है। सॉरी, एक मुद्दा और आया था आपको, जो मैं आज आपके लिए लगाना तो चाह रहा था लेकिन लगाया नहीं, बहुत हाईलाइटेड है, लेकिन कुछ अभी उसमें अभी और भी न्यूज़ आएंगे, जैसे इंडिया सॉरी यूएस और इजराइल द्वारा आपका ईरान पे हमला किया गया है। ठीक है, हमला किया गया है जिसमें लगभग आपका 40 लोग मर गए हैं। और ईरान के जो प्रमुख है ना वहाँ के, वो पता नहीं क्या अल्फानी या कुछ ऐसे करके नाम है, आपको मैं कल उसका मुद्दा लाऊंगा। वो मारे गए हैं, इसलिए वहाँ पे 30 दिन या 40 दिन का शोक मनाया जा रहा है, ये भी बात निकल के आ रहा है। तो कल आपको पूरी डिटेल से वो मैं बताऊंगा, लेकिन आज जो मेनली जो है ना आपका साइंस और साइंस टेक्स्ट में ही ज़्यादा मुद्दा आता है। तो संडे है आज, ठीक है, तो ये मुद्दा रहेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा ना कि आपको पूरे तरीके से आपको कंफर्म मतलब आप ये रहोगे कि आपको मुद्दा पढ़ने का भी एक फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपका साइंस बिल्कुल सही तरीके से आपका कंप्लीट भी होते जा रहा है, यहाँ पे मुद्दा भी होते जा रहा है। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो पढ़ते हैं आगे कि मॉस्किटोज बिगन बाइटिंग होमिनिन्स 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। स्टडी में पता चला है क्या कि हाल ही के में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि मच्छरों में ने मानव पूर्वजों, ठीक है, जिसको होमिनिन्स बोला जा रहा है, को काटना लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले शुरू किया है। सोच लीजिए, मतलब 10,08,000 वर्ष पहले ही आपका शुरू कर दिया था। यह खोज किसने किया है? तो वेक्टर वॉन डिजीज आपका की उत्पत्ति को समझने में महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं ये है। ठीक है, ये जो खोज हुआ है। मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें? तो देखिए, इवोल्यूशनरी टाइमलाइन, जैसे आपका मच्छरों द्वारा मानव पूर्वजों पर फीड करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आपका किस कब आपका ये आपका पेलोसिन एपोक में, यानी 18 लाख वर्ष पहले। ठीक है, आपका कब आपका आपका पैलेस्टीन एपोक में। ठीक है, आपका एपोक में ये क्षेत्र कौन सा है? साउथ ईस्ट एशिया, यानी सुंडा लैंड जो है उस क्षेत्र में किया गया है, पैलेस्तीन आपका आपका युग में। ओके, एंथ्रोफ एंथ्रोपोफिली क्या है? यह मानव आकर्षण है। एंथ्रोपोफिली जो है आपका मानव आकर्षण है। मच्छरों का आपका मच्छरों का मनुष्यों को होस्ट के रूप में चुनना। ठीक है, मच्छरों का मतलब जो मच्छर होता है ना, मनुष्य को होस्ट के रूप में चुनना ही आपका मानव आकर्षण यानी एंथ्रोपोफिली कहा जाता है। यह व्यवहार एक से अधिक बार इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ हो सकता है। ठीक है, हुआ हो सकता है। तो हमारे लिए क्या है कि ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एंथ्रोपोफिली क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है एंथ्रोपोफिली? ठीक है, एंथ्रोपोफिली ये हम लोग देखते हैं। तो किसी जीव, मतलब विशेषकर मच्छर का मनुष्यों की ओर आकर्षण और उन पर फीड करना, यानी खून चूसना। ठीक है, मान लिया कोई मनुष्य है और उस पर मच्छर अगर खून बैठ कर काट रहा है और खून चूस रहा है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? आपका एंथ्रोपोफिली। ठीक है, एंथ्रोपोफिली। ओके, ये आप याद रखिएगा। सरल शब्दों में क्या है कि जब मच्छर जानवरों की बजाय इंसानों को काटना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाएगा? एंथ्रोपोफिली। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। उदाहरण के लिए एनोफिलीज जो है आपका, एनोफिलीज जो होगा, एंथ्रोफिली यही हो गया। एनोफिलीज लिको फिरस जो जैसे मच्छर होते हैं, इंसानों को काटते हैं और मलेरिया फैलाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, एनोफिलीज से ही आपका कौन सा मलेरिया फैलता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये? तो ये देखिए, यही कारण है कि मच्छर डिजीज वेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब वाहक बन जाते हैं। मानव में फैलने वाली बीमारियां, इससे क्या हो गया कि मलेरिया हो जाता है, डेंगू होता है, जीका होता है। और इसका जो अपोजिट टर्म होता है ना,
एंथ्रोपोलॉजी का जो एंथ्रोपोफिली का अपोजिट वर्ड जूफिली होता है, जूफिली होता है। यानी जब क्या होता है, मच्छर जानवरों को काटे, जब मच्छर इंसान को काटता है तो एंथ्रोपोफिली होता है, और जब जूफिली होता है वो मच्छरों क्या काटने लगता है, जानवरों को काटने लगता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इस तरीके से टर्म आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि वाई डिड मस्किटो शिफ्ट टू ह्यूमंस, कारण क्या है, तो ऐतिहासिक विकास, इवोल्यूशन देखते हैं। मच्छरों ने मानवों पर फीड करना शुरू कब किया था, आपका पेलिसन पेलिस्टोसिन, ठीक है, पेलिस्टोसिन एपोक में, यानी आपका 18 लाख वर्ष पहले पेलिस्टोसिन। ओके, यह प्रक्रिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया यानी आपका साउथ ईस्ट एशिया सुंडालैंड में शुरू हुआ था, सुंडालैंड में, सॉरी, सुंडालैंड में शुरू हुई थी। इवोल्यूशन का कारण क्या है, तो ये देखिए हैबिटेट चेंज, यानी पेलियोसिन एपोक में आपका इसका आवास चेंज हुआ, जंगल से कहाँ आ गया, ये घास भूमि में आ गया। ठीक है, सवाना में। ओके, जमीन पर रहने वाले जीवों की संख्या बढ़ी और मानव का आगमन हुआ इससे। और आधुनिक मानव जो होता है होमोसेपियंस का आगमन लगभग आपका 76,000 से आपका 63,000 वर्ष पहले माना जाता है, और इससे मच्छरों के लिए नया होस्ट मिल गया ये मानव के रूप में। ओके, और एडेप्टिव इवोल्यूशन क्या हो जाता है, तो मच्छरों ने ग्राउंड लेवल होस्ट यानी मानव सहित को आपको ग्राउंड लेवल होस्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए काम हुआ पेलियोसिन से, यानी एपोक से। ठीक है, 18 लाख वर्ष पहले से, लेकिन जो आपका टारगेट ग्राउंड लेवल जो होस्ट आपको शुरू कर दिया ना, ये टारगेट शुरू कब कर दिया, जब आपका होमो सेपियंस आ गया। तो ये आप याद रखिएगा। डिजीज का जो लिंक है कहीं ना कहीं आपका WHO के अनुसार बोल रहा है कि हर साल जो 6 लाख से अधिक मौतें मच्छर जनित बीमारियों से ही होता है। मुख्य बीमारी इसमें कौन सा है, मलेरिया है। महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सा है, एनोफ्लीज आपका लिकोसफेरस है। ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ये मलेरिया फैलाने में महत्वपूर्ण ये वाहक माना जाता है। और वैज्ञानिक निष्कर्ष ये है कि एंथ्रोफिली जो है कई बार इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई है या एक कॉमन एंसिस्टर से विकसित हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक का निष्कर्ष होता है। अब हमारे लिए क्या है, यहाँ पे आया था आपका मलेरिया पढ़ना है। देखिए वो आपका एंथ्रोफिली है, आ गया वर्ड आपका हो गया, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाया। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कई वर्षों यानी 1.18 लाख वर्षों से या प्लेस्टोसिन से ये युग से संबंधित है मच्छरों का काटना, तो ये कहीं कहीं आपके लिए करंट का मुद्दा बनता है। ठीक है, अब मलेरिया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट आ गया है यहाँ पे, तो मलेरिया बीमारी हम लोग देखते हैं। तो मलेरिया एक संक्रामक रोग है, यानी इन्फेक्शियस डिजीज है जो मच्छरों के माध्यम से फैलता है और मुख्यतः रक्त यानी ब्लड को प्रभावित करता है। ठीक है, कारण कैसे होता है, तो यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। किसके कारण होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले तो है कि मलेरिया जो एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो मच्छर के माध्यम से फैलता है और जो मुख्यतः रक्त यानी ब्लड को प्रभावित कर देता है। क्या प्रभावित करता है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कारण ये रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, यानी पैरासाइट से होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। फैलाने वाले मच्छर कौन से होते हैं, तो एनोफ्लीज मस्कीटो होते हैं, यानी मादा मच्छर होते हैं, एनोफ्लीज मादा मच्छर। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये वर्ड जो है ना, आप ये कारण इसका याद रखिएगा, कारण कैसे होता है और ये कौन सा मच्छर, तो एनोफ्लीज मादा मच्छर, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और इसका संचरण जो देखते हैं, ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन आपका देखते हैं तो संक्रमित मच्छर इंसान को काटता है तो क्या होता है, ये फैल सकता है। प्लाज्मोडियम परजीवी रक्त में प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे संक्रमित मच्छर इंसान को काटेगा तो प्लाज्मोडियम परजीवी रक्त में प्रवेश कर जाएगा, और यह जब रक्त में प्लाज्मोडियम पहुंचता है तो यह लीवर से क्या है, ब्लड सेल यानी आरबी सेल को संक्रमित कर देता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें आरबी सेल को अगर संक्रमित करा तो प्लेटलेट्स बनना आपका संभव नहीं होता है, यानी प्लेटलेट्स बनना कम हो जाता है। ठीक है, प्रमुख क्या है एक प्रकार इसका, स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम का, तो देखिए ये क्या है, प्लाज्मोडियम फैलिसिपरम
होता है जो सबसे खतरनाक होता है। प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, भारत में सामान्य रूप से ये पाया जाता है। कौन? प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है और एक प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। तो ये आप याद रखिएगा। लक्षण इसका क्या है, सिम्टम्स, तो आपका क्या होना, तेज बुखार होना और ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, गंभीर मामलों में कुआं या एनीमिया ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। तो ये भी बहुत खतरनाक है हमारे लिए मलेरिया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। वैश्विक स्थिति क्या है, तो हर साल लाखों लोग प्रभावित हैं। WHO के अनुसार 6 लाखों से अधिक मौतें जो हुए हैं, अधिकतर आपका अफ्रीका में हुआ है, ये मलेरिया के कारण ही हुआ है। भारत में स्थिति क्या है, तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इसको नियंत्रण किया जा रहा है और लक्ष्य है कि मलेरिया उन्मूलन 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उपचार क्या है, ट्रीटमेंट, तो एंटी मलेरिया ड्रग्स यानी थेरेपी भी इसका प्रयोग किया जाता है। समय पर इलाज बहुत ज़रूरी होता है इस पे। और रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, तो मच्छरदानी, बेड नेट्स का उपयोग करें, साफ सफाई रखें, पानी जमा ना होने दें और इंसेक्टिसाइड्स का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव है यानी रोकथाम है, ठीक है। अब अगला क्या है कि डेंगू, ठीक है। मलेरिया हम लोग जानेंगे, एक साथ ही आप लोग पढ़ लीजिए, मलेरिया, डेंगू, जीका, जो भी ये मच्छरों से होता है, ठीक है। डेंगू क्या है, एक वायरल फीवर है, ठीक है, यानी वायरल संक्रामक रोग है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, जो मच्छरों के माध्यम से फैलता है, ये भी मच्छरों के माध्यम से फैलता है। भारत सहित उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहुत ही ये कॉमन है, ठीक है। कारण कौन कौन सा है, तो यह रोग डेंगू वायरस से होता है। फैलाने वाला मच्छर एडिजी एडिज एजिप्टी, ठीक है, एडिज एजिप्टी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उस वो कौन सा होता है, एनोफिलीज मादा मच्छर से, कौन, मलेरिया, और एडिज एजिप्टी से कौन सा होता है आपका, ये डेंगू होता है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। संचरण क्या है, तो वो संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटता है, वही वही मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है, फिर वायरस रक्त में प्रवेश करता है, तो ये संक्रमित हो जाता है। लक्षण क्या है, उसका भी लक्षण यही था, तेज फीवर होना, आपका सडन हाई फीवर हो जाना, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, तो ये कहीं न कहीं त्वचा पर चकत्ते, रैश आना, तो ये सब क्या है, डेंगू का लक्षण है। गंभीर स्थिति जैसे डेंगू, हे हेमोर हेमोरेजिक फीवर यानी DHF होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स पर असर पड़ता है। प्लेटलेट्स जो काउंट कम हो जाता है और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कहीं न कहीं ये इसका खतरा है। और उपचार इसका कैसे किया जाता है, तो देखिए उपचार देख लेते हैं। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा नहीं है, सपोर्टिव केयर होता है, फ्लूइड मैनेजमेंट होता है, जैसे पैरासिटामोल हो गया, एस्पिरिन, और ये आदमी बचना चाहिए इन चीज़ों से, इबुप्रोफेन से। रोकथाम क्या है कि साफ पानी जमा ना होने दें, ठीक है। मच्छरदानी, आप रिपेलेंट्स का उपयोग करें, दिन में काटने वाले मच्छर से बचाव करें। विशेष तथ्य क्या हो सकता है इसमें, तो ये देखिए, एडिज एडिज मस्कीटो दिन में काटता है, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एडिज जो मस्कीटो है नॉकटर्नल नहीं है, ये आपका दिन दिन में काटने वाला है, ठीक है। अब हमारे लिए नेक्स्ट जो है डिजीज का क्या नाम है, जीका वायरस, ठीक है, जीका डिजीज, जीका वायरस डिजीज क्या होता है। जीका एक वायरल रोग है जो मुख्यतः मच्छरों के माध्यम से फैलता है, यानी तीनों जो अभी तक पढ़े हैं वो मच्छर से ही फैलता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए ये खतरनाक माना जाता है, जीका वायरस, ठीक है। तो यानी जीका जो डिजीज होता है वो गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। यह कारण किसके कारण होता है, तो यह रोग जीका वायरस से होता है। फैलाने वाला मच्छर है एडिज एजिप्टी जो आपका डेंगू फैलाता है। संचरण क्या होता है कि मच्छर को काटने से वही आपका संचरण होता है, गर्भवती महिला से आपका भ्रूण यानी मदर टू फेटस तक ये जाता है। यौन संपर्क यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है। रक्त संक्रमण भी रेयर केस में हो सकता है। लक्षण, हल्का बुखार आएगा, त्वचा पर रैश आएगा, लाल आंखें हो जाएगा, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, कई मामलों में लक्षण नहीं दिखते भी हैं, ठीक है। गंभीर प्रभाव ये होता है कि गर्भवती महिलाओं में माइक्रो सेफलिया यानी बच्चों का छोटा सिर ये इससे हो जाता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे गुइलेन बैरी सिंड्रोम भी इससे होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उपचार क्या है इसका,
तो ट्रीटमेंट जो है ना, कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या दवा नहीं है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। रोकथाम के लिए मच्छर नियंत्रण कीजिए, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतिए और सुरक्षित यौन व्यवहार भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा मुद्दा है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोटीन इन ब्लड कुड बी यूनिवर्सल एजिंग मार्कर। क्या है प्रोटीन इन ब्लड कुड बी यूनिवर्सल एजिंग मार्कर? क्या होता है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की है जिसमें न्यूरोफिलामेंट लाइट चैन, जिसको एनएफएल नामक प्रोटीन को आपका उम्र बढ़ने यानी एजिंग का एक यूनिवर्सल बायोमेकर बताया गया है। बायोमेकर मतलब क्या होता है कि मतलब आप किसी का कितना एज बढ़ रहा है, तो इससे क्या है, मापन नहीं होता है। एज मापना, क्या उसका कोई दवा अगर कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये मापन मापने का कार्य करता है। ठीक है, मुख्य तथ्य क्या है, तो न्यूरोफिलामेंट लाइट चेन जो होता है एनएफएल एक प्रोटीन है जो नर्व सेल, जो न्यूरॉन्स में पाया जाता है। ठीक है, नर्व सेल में पाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह प्रोटीन नर्व सेल से लीक हो जाता है। ठीक है, लीक होकर कहाँ आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। ठीक है, जब ब्लड में आ जाता है तो ये पूरे, इससे क्या पता लगता है, जो यूनिवर्सल बायोमार्कर से इसको टेस्ट किया जाता है तो कितना एज हो रहा है इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अध्ययन में पाया गया क्या, देखते हैं। मनुष्य, चूहे, बिल्ली, कुत्ते और घोड़े सभी में आपका ये पाया जाता है। कौन सा आपका, इसका जो नाम है फिलामेंट लाइट, न्यूरोफिलामेंट लाइट चैन। ठीक है, एनएफएल। ठीक है, न्यूरोफिलामेंट लाइट चैन। जिन प्रजातियों की उम्र जो है आपका, एक मिनट, जिन प्रजातियों की उम्र लंबी होती है उनमें एनएफएल की शुरुआत स्तर कम होती है। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि किसी का उम्र का पता लग जाता है कि वो कितना मतलब कितना उसका एज हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ये पता करने में बहुत ही मदद मिलेगी वैज्ञानिकों को। तो एक नया खोज है न्यूरोफिलामेंट आपका लाइट चेन। ओके, ये एक क्या है, प्रोटीन है, तो ये आप याद रखिएगा। न्यूरोफिलामेंट लाइट चेन जो है क्यों महत्वपूर्ण है, तो यूनिवर्सल एजिंग मार्कर के लिए उपयोगी है। विभिन्न स्पीसीज में समान ट्रेंड, इसे यूनिवर्सल बायोमेकर माना जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल एज मेजरमेंट भी किया जाएगा। ये बायोलॉजिकल एजिंग रेट, जैसे शरीर कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है, बताने में ये सहायक होगा। थर्ड क्या है कि नर्वस सिस्टम हेल्थ इंडिकेटर है। ठीक है, नर्वस सिस्टम हेल्थ इंडिकेटर भी है। आपका न्यूरोफिलामेंट लाइट चेन जो है आपका स्तर बढ़ना, मतलब न्यूरॉन डैमेज का संकेत होता है। ठीक है, जल्दी से न्यूरॉन डैमेज हो सकता है। आपका कार्य प्रणाली, जैसे मैकेनिज्म होता है, उम्र बढ़ने पर न्यूरॉन्स में डीजेनरेशन होता ही होता है। तो ये आपका उम्र बढ़ने पर ये होता है आपका, और न्यूरोफिलामेंट लाइट चेन जो है ब्लड में रिलीज हो जाता है। इसलिए अधिक एनएफएल यानी न्यूरोफिलामेंट लाइट चेन अधिक सेलुलर डैमेज या तेजी से एजिंग यानी बुढ़ापे आना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाएगा। ओके, संभावित उपयोग इसका कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो एजिंग टेस्ट में उम्र का पता लगाने में क्या करे किया जाएगा, ब्लड टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कितनी तेजी से वृद्ध हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज डिटेक्शन करने में भी सहायता मिलेगा, जैसे अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गए, जैसे बीमारी का अर्ली संकेत। और ये कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में अभी तक हमारा प्रॉब्लम आता था, तो ये कहीं ना कहीं ये इसके लिए उपयोगी हो जाएगा और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट समय पर हो पाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, एंटी एजिंग रिसर्च। ठीक है, लॉन्गेविटी यानी दीर्घ आयु, लॉन्गेविटी दीर्घ आयु पर रिसर्च में उपयोग होगा। ओके, सीमाएं क्या होगा, तो लिमिटेशन इसका अभी शोध प्रारंभिक चरण में है। ठीक है, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट का प्रभाव अलग अलग हो सकता है, और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की को और वैलिडेट करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये अभी तक सीमाएं हैं। अब हमारे लिए क्या है यहाँ पे, एमसीक्यू है इसका। न्यूरो फिलामेंट लाइट चैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि यह नर्व सेल में पाए जाने वाले प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। इसका स्तर उम्र के साथ कम होता है ना, इसके स्तर उम्र के साथ अधिक होता है, तो इसलिए हमारा दूसरा गलत है। ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का संकेत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक और तीन किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बायोमार्कर जो होता है आपका, बायोमार्कर
जो बायो मार्कर्स के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला कथन बोल रहा है कि यह केवल जेनेटिक लेवल पर ही पाया जाता है। ये केवल जेनेटिक लेवल पर पाया जाता है ऐसा नहीं है, ये डिजीज की पहचान में मदद करता है बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को मॉनिटर कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल, यानी 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ओके, अब अगला मुद्दा अब क्या बोल रहा है कि सेंटर सस्पेंडेड राइस फोर्टिफिकेशन, ठीक है, फोर्टिफिकेशन होगा यहाँ पे स्कीम, एक्टिविस्ट बैक मूव। ओके, क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार जो इंडियन फूड मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि चावल जो फोर्टिफिकेशन यानी राइस फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और कल्याणकारी योजना के संदर्भ में लिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, पहले तो ये राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ना चावल का सुदृढ़ीकरण करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य चावल में आवश्यक सूक्ष्म तत्व, पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलाए जाते हैं, ताकि लोगों में पोषण की कमी यानी माल न्यूट्रिशन और एनीमिया जैसी समस्याओं को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। इसमें क्या मिलाया जाता है, तो फोर्टिफाइड चावल में आमतौर पर पोषक तत्व जोड़े जाते हैं। कौन सा पोषक तत्व जोड़े जाते हैं, तो देखिए आपका जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, जो फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, विटामिन B12 हो गया। और ये कैसे किया जाता है फोर्टिफिकेशन, तो देखिए चावल के दानों ये आप याद रखिएगा कि आयरन मिलाया जाता है, फॉलिक एसिड मिलाया जाता है, विटामिन B12 मिलाया जाता है, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, तो चावल के दानों जैसे दिखने वाले फोर्टिफाइड राइस आपका कर्नल से बनाए जाते हैं, ठीक है, कृत्रिम द्वारा, और इन्हें सामान्य चावल में मिश्रित किया जाता है। यानी जैसे आपका एक अनुपात आपका 1:1:100 में अनुपात में मिलाया जाता है, और पकाने पर यह सामान्य चावल जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है कि इससे क्या हो, उद्देश्य में है कि एनीमिया को कम करना, कुपोषण से लड़ना, गरीब और कमजोर वर्गों को पोषण देना, ठीक है, इसके माध्यम से। और ये आपका क्या है, आपका यह प्रक्रिया भारत में विशेष रूप से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या मिड डे मील और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया था, और इसी के तहत दिया जाता था। ओके, मुख्य मुद्दे क्या है, स्टोरेज के दौरान पोषक तत्व का कम हो सकता है, ये ऐसा माना जा रहा था, और ये सही भी निकला। हर एनीमिया आयरन की कमी से हर जो एनीमिया होता है आयरन की कमी से ही नहीं होता है, ठीक है। इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा पर बहस अभी भी जारी ही है, ठीक है। सरकार का निर्णय, ये जो बंद करने का निर्णय, फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया बंद करने का कारण क्या है, तो ये बताया है कि सरकार ने यह कदम IIT जो खड़गपुर है उसकी एक अध्ययन पर आधार आधार पर ये लिया गया है। मुख्य निष्कर्ष क्या निकला है कि स्टोरेज जो कंडीशन होता है ना, जैसे इसमें नमी, तापमान, आर्द्रता पोषक तत्वों को प्रभावित करती है। यानी स्टोरेज कंडीशन सही नहीं है तो ये हमारा क्या है कि पोषक तत्व को प्रभावित कर देगी, और लंबे समय तक रखने पर ये फोर्टिफिकेशन राइस जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी आयरन आदि कम हो जाते हैं, सेल्फ लाइफ इनका घट जाता है, और इससे वास्तविक पोषण लाभ कम हो जाता है। जो हम लोग को ज़रूरत है, जहाँ तक हम पहुँच करते हैं, वो कहीं न कहीं इसको और कम कर रहा है, तो इसके लिए ही रोका गया है। एक्टिविस्ट की आपत्ति क्या है, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। सभी एनीमिया आयरन डिफिशियंसी से नहीं होता है, यानी आयरन की कमी से ही नहीं होता है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन यानी महंगा हो जाता है, फोर्टिफिकेशन करना एक्सपेंसिव हो और इनइफेक्टिव भी है, कुछ मामलों में हानिकारक टॉक्सिक भी हो सकता है आपका फोर्टिफिकेशन राइट्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब पहले ही गया था कि यह योजना पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी गई थी, जहां इसकी वैज्ञानिक वैधता और सुरक्षा पर सवाल उठाए गए थे, जो अभी सही भी हुआ। सरकार का स्पष्टीकरण है कि PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अनाज वितरण जारी रहेगा, लेकिन फोर्टिफिकेशन वाले नहीं रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा। लाभार्थियों को मिलने वाले राशन में कोई कमी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्टिफिकेशन राइस अगर नहीं हो रहा है तो ये कमी हो जाएगा। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है आगे, जो आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या होता है, ये कैसी योजना है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार की एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, ठीक है। यानी फूड सिक्योरिटी आपका स्कीम है, जिसे कोविड-19 जो महामारी आया था आपका कोरोना काल के दौरान में गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। शुरुआत इसका कब हुआ था, तो मई 2020
2020 में ये लॉन्च किया था, ठीक है। और मार्च में हमारा, यही मार्च में आपका जो अभी मार्च आया है आपका बंद हो गया था, ठीक है। आपका लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, मार्च 2020 में। कोविड-19 के संकट के दौरान राहत उपाय के रूप में ये लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी प्रदान करना, महामारी के समय आर्थिक संकट से राहत देना, ये इसका उद्देश्य था। लाभार्थी क्या थे? लगभग आपका 80 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये पात्र परिवारों को दिया जाता है, एलिजिबल फैमिली को ये दिया जाता है। मुख्य विशेषता क्या है? तो ये हम लोग देखते हैं, तो प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज यानी मुफ्त में दिया जाएगा। यह अनाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कोटे के अतिरिक्त दिया जाता था, ठीक है। वितरण के माध्यम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस द्वारा। वर्तमान स्टेटस क्या है? तो सरकार ने बाद में इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ मर्ज कर दिया है, और अब ये एनएफएसए के तहत मुफ्त अनाज वितरण जारी है, जो किसके माध्यम से दिया जाता है? वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ ये दिया जाता है। प्रमुख बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है, और हमारे मोदी जी के ये सबसे बड़ा ही स्कीम माना जा रहा है। ये जो दिया जा रहा है, जो हाल ही में राइस फोर्टिफिकेशन को रोकने के लिए निर्णय इसी योजना से जुड़ा हुआ है। ओके, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वन नेशन वन राशन कार्ड क्या होता है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? तो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य है कि पूरे देश में राशन कार्ड को पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना होगा। मतलब क्या है कि आपका राशन कार्ड कहीं का भी रहे, आप कहीं भी अगर आप काम करने जाते हैं कहीं भी, आप अपने, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि आप दिल्ली के हैं और दिल्ली से अगर आप जाते हैं यूपी, तो यूपी में भी आप उसी राशन कार्ड का उपयोग करके वहाँ से आप राशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रहा है उद्देश्य कि माइग्रेंट वर्कर जो है को कहीं भी राशन लेने की सुविधा है, ठीक है। यानी कहीं भी प्रवासी मजदूरों को कहीं भी राशन लेने की सुविधा ये प्रदान करता है, और खाद्य सुरक्षा को नेशन वाइड यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना इसका उद्देश्य है। पीडीएस में ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंसी बढ़ाना इसका काम है। और ये कैसे काम करता है वन नेशन वन राशन कार्ड? तो लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में जाकर राशन आप ले सकते हैं। आधार आधारित, यानी आपका आधार जो है उसके आधारित ईपीओस करवाना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों से पहचान करवाना पड़ता है। आप एक मशीन रहेगा, उस पे आप जाके लगाइएगा अपना फिंगर, और वो आपको पहचान कर लेगी, और उसी के तहत आपका राशन कार्ड को डिजिटल रूप से जोड़ दिया गया है, और ये यही आपका बता देगा, और फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका अन्न मिल जाएगा या अनाज मिल जाएगा, ठीक है। लाभार्थी क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले लगभग आपका 80 करोड़ लोग हैं। प्रमुख विशेषताएं इनका, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन लेना आसान हो गया। और आपका इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, एक ही राज्य में किसी भी दुकान से आप राशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंट्रा स्टेट जो है, एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी। यानी आप मान लिया जाए कि आपको कहीं से मान लिया जाए कि एक ही राज्य में हैं आप, तो राज्य में भी आप कहीं अलग सिटी में हैं, तो वहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। आधार सीडिंग अनिवार्य है, ठीक है। राशन का स्प्लिट ट्रांजैक्शन, यानी परिवार के सदस्य अलग अलग जगह से भी ले सकता है, ठीक है। तो ये भी किया गया है इसमें। और क्या है चुनौतियाँ? आधार ऑथेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है, बायोमेट्रिक फेलियर हो जाता है कभी कभी। कुछ राज्यों में तकनीकी समस्या है, अवेयरनेस की भी अभी कमी बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे लिए क्या है, एमसीक्यू लगाया गया है। तो देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह योजना पूरे भारत में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि इसके तहत लाभार्थी केवल अपने राज्य के भीतर ही राशन ले सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं भी ले सकता है। यह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को कवर करता है, बिल्कुल। 1-3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। तो ये अगला है हमारा प्रश्न कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में कौन से आवश्यक है? पहला, आधार सीडिंग, बिल्कुल। और ईपीओएस मशीन में आपको का उपयोग करना, ठीक है, तो ये भी सही है, दूसरा भी। और जीपीएस आधारित राशन वितरण बने, ये इसमें नहीं है, जीपीएस का क्या काम है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है कि इसके तहत लाभार्थियों को एनएफ से, यानी आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अतिरिक्त
मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता था, बिल्कुल। और यह योजना केवल शहरी गरीबों के लिए लागू नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए लागू है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, केवल 1 और 2। ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः किस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को कवर करता है? तो ये आपका करता है आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ठीक है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति माह कितना अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा? तो 5 केजी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि राइस फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन? इसमें चावल में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 आपका जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह केवल कुपोषित बच्चों के लिए लक्षित योजना है, ऐसा नहीं है। इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 3। और आज हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग देख लेते हैं कि आपका राइस फोर्टिफिकेशन में फोर्टिफाइड राइस कर्नल का क्या अर्थ होता है? तो ये जो है कि ऐसे कृत्रिम दाने जिसमें पोषक तत्व मिलाकर सामान्य चावल में मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि राइस फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में हाल ही में सरकार द्वारा प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये क्या है? भंडारण में नमी के कारण पोषक तत्वों की कमी और शेल्फ लाइफ कम होना, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि कैसा आपको आज का सेशन लगा। इसी तरीके से आपको सेशन आगे भी चाहिए या नहीं चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और एक हमारा टारगेट है कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। और जो भी ये सब्सक्राइबर पहले हमारे 1000 होंगे, जिनको 4 फाउंडेशन जो कोर्स आने वाला है, उनमें आपको रियायत या आपका वेब्स अकेडमी की तरफ से स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।